नमस्कार मित्रों, मैं अंकित सक्सेना एपीएस न्यूज़ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर 5 बातों। हम लोग आज 5 विषयों पर बात करेंगे। सबसे प्रथम बात करेंगे हम कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसके उपरांत 4 दिनों में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री जी के बारे में जिन्होंने जो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की थी। दूसरे विषय रहेगा हमारा इम्पोर्टेंट कोरोना नंबर। दुनिया और देश में हमारे कितने पेशेंट हो चुके हैं कोरोना के, कितने ठीक हो चुके हैं और कितने लोग मर चुके हैं, इसके उपरांत हम बोलेंगे। तीसरी हम बात करना चाहेंगे लॉकडाउन 4.0 के विषय में। चौथी विषय में हमारे पास है महत्वपूर्ण विषय है ये योगी वर्सेस प्रियंका। और पांचवा विषय हमारा महत्वपूर्ण है हेल्थ। आज हम पहले विषय में बात करना चाहते हैं एफएम अनाउंसमेंट के बारे में। आपको जैसे पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी। इसके उपरांत 4 दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें नई नई घोषणाओं के बारे में अवगत कराया था। पहले विषय में हम बात करना चाहते हैं कि मंगलवार को एक सबसे पहली कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 50 लाख ठेले रेहड़ी वालों को 10,000 तक का विशेष लोन दिया गया, जिसकी 1 साल तक कोई किस्त नहीं दी जाएगी। दूसरा, शिशु लोन में छूट दी गई थी। तीसरा, क्रेडिट लिक्विडिटी सब्सिडी स्कीम लॉन्च की गई थी। इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण योजना थी वन नेशन वन कार्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय राशन कार्ड की उपलब्धता बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हम सब देखते हैं कि इस टाइम राशन डीलर दे रहे हैं राशन, उससे बहुत महत्वपूर्ण लोगों की जीवन यापन करने में मदद मिल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि राशन कार्ड ना होने के चक्कर में कई लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसमें ये लॉन्च किया है कि आप बिना राशन कार्ड के भी राशन ले सकते हैं। वन राशन वन कार्ड की स्कीम इसलिए अच्छी है क्योंकि जो हमारे श्रमिक भाई बहन जो दूसरे राज्यों में रहते कामगार करते हैं उनको राशन नहीं मिल पाता है, लेकिन अब इस स्कीम के तहत आप किसी भी ज़िले में, आप किसी भी राज्य से अंगूठा लगा के अपना कार्ड नंबर बता के राशन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ अगली कॉन्फ्रेंस बुधवार को हुई थी, जिसमें बुधवार का टोटल पैकेज 6 लाख करोड़ की घोषणाएँ थी, जिसमें से इलेक्ट्रिक कंपनियों को 94,000 करोड़ रुपये 94,000 करोड़ रुपये का मदद की गई, जिससे उनका कर्ज जो बढ़ रहा था उस पर छूट मिल सके। दूसरी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की हाउसिंग कंपनी को 30,000 करोड़ रुपये का फ़ायदा दिया गया था। एनबीएफसी कंपनी को 45,000 करोड़ का फ़ायदा दिया गया था। 2019-20 की इनकम टैक्स रिटर्न जो बहुत महत्वपूर्ण रिटर्न थी, जो जुलाई अगस्त में भरी जाती है, उसके लिए अब डेट बढ़ा दी गई है। इसकी अब 31/7 से लेकर 30 नवंबर तक के बीच में आप कभी भी रिटर्न भर सकते हैं। ईपीएफओ में सबसे अच्छी खुशखबरी है कि 15,000 से कम सैलरी पाने वाले श्रमिक मजदूर, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि उनका 24% का जो पीएफ का हिस्सा जाता है वो पूरा गवर्नमेंट जमा करेगी आने वाले कुछ महीनों के लिए। हम जैसे सब जानते हैं टीडीएस में 25% की महत्वपूर्ण कमी की गई है। फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों को फोकस किया है। किसानों के लिए निश्चित आय के लिए एक अच्छी स्कीम लॉन्च की गई है। जोखिम रहित खेतियों के लिए अच्छा बीमा लॉन्च किया है, जिसमें ताकि लोगों को जो जोखिम खेती करते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है और सूखा पड़ जाता है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा एक अच्छा बीमा चलाया गया जिसमें उनको पैसा की प्राप्ति होगी फसल के द्वारा। किसान अपने उत्पाद दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। ये महत्वपूर्ण घोषणा है कि कोई भी किसान अपने उत्पादों को किसी ज़िले में नहीं, अब किसी राज्य में भी बेचना चाहता है तो बेच सकता है। ऑपरेशन ग्रीन जिसमें पहले आलू, टमाटर और प्याज पे थे, अब सभी सब्जियों के साथ ये लॉन्च कर दी गई है और साथ ही सभी फलों के साथ। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना की गई है। हर्बल पौधों को बढ़ावा के लिए 4,000 करोड़ की योजना दी गई है। गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट की कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपये का घोषणा की गई है। 53,000 पशुओं का टीकाकरण करने की घोषणा की है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपये की स्थापना की। पीएम किसान फंड के लिए 18,700 करोड़ रुपये का दिया गया है, जिसमें पीएम फसल बीमा योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये और 5,000 करोड़ रुपये अदर लिक्विडिटी के लिए दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कोरोना नंबर्स के ऊपर। भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी संख्या अब 1,06,750 हो चुकी है। लगातार रोज प्रतिदिन 5 से 6,000 केस भारत में आ रहे हैं। अब तक 3303 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इसमें, और वहीं दुनिया भर में अभी तक 49,29,455 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 3,23,956 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज हम तीसरी महत्वपूर्ण बात करेंगे लॉकडाउन 4.0 के बारे में। लॉकडाउन 4.0 में
जैसा कि हम जानते हैं 18 मई से स्टार्ट हुआ है। इसमें सरकार ने राज्य सरकारों को ये अथॉरिटी दे दी है कि वे आगे से जो भी जोन्स में बांटना चाहते हैं अपने क्षेत्रों को उसमें बांट सकते हैं। उनकी सुरक्षा को देखने के लिए मद्देनजर राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं, देखरेख कर सकती हैं, लेकिन MHA की गाइडलाइन फॉलो करना अनिवार्य है। अब हम चौथे महत्वपूर्ण विषय बात करना चाहते हैं योगी वर्सेस प्रियंका गांधी ने 16 मई को एक पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से परमिशन मांगी थी, जिसमें 1000 बसें चलाने के लिए उन्होंने बात कही गई है। 17 मई को राज्य सरकार योगी सरकार ने इसकी परमिशन दे दी, लेकिन राज्य सरकार ने एक सूची मांगी थी कांग्रेस से, जिसमें 1000 बसों के नंबर, जो ड्राइवर और संचालन उसे चलाएंगे उनके नंबर, उनका नाम और कंडक्टरों के नाम मांगे थे, जिसकी सूची कांग्रेस की तरफ से प्रस्तुत की गई थी। लेकिन उसमें 70 से 80 गाड़ियाँ ऐसी थीं, बसें ऐसी थीं जिनके नंबर 2 व्हीलर या 3 व्हीलर थे, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में अपनी नोकझोंक स्टार्ट हो गई है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में दोनों ही पार्टियां श्रमिकों के लिए कुछ करना चाहती हैं, लेकिन इसी के हिसाब से पता चलता है कि इसमें राजनीति की हल्की खुशबू भी है। लोग इसमें राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1000 बसों के लिए परमिशन मांगी है और उसमें से 100 बसें ऐसी हैं जिनके 2 व्हीलर 3 व्हीलर नंबर मिल रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि जितनी बसें ठीक थी, योगी सरकार को ज़रूरत थी कि उन बसों से श्रमिकों को वापस बुलाती, उनका इस्तेमाल करती। इस मुसीबत की घड़ी में कहीं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता उन श्रमिकों का जो बेचारे अपने परिवार से दूर हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये कांग्रेस ने अपनी सब बातें वापस कर ली हैं। इसके उपरांत में इसमें PS2 प्रियंका गांधी को FIR दर्ज हो गई है झूठी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हम महत्वपूर्ण विषय में इस विषय में बात करना चाहते हैं कि आखिर क्यों प्रवासी मजदूर दर भटक रहे हैं। क्या सरकार का सिस्टम इतना कमज़ोर है कि सरकार उनका पता नहीं लगा पा रही, क्या उन्हें सही से भिजवा नहीं पा रही अपने घर तक। मैं जानना चाहता हूँ कि 543 सीटें हैं MPs की लोकसभा की, जिसमें हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सांसद होता है। हो सकता है हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम जैसे जानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। क्या इस समय एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके इलाके में कितने प्रवासी मजदूर हैं। सरकार को इस समय सारे सिस्टम को अपने काम में लगाना चाहिए। सबसे जो कठिनाई है उनको दूर करने में ये आवश्यकता है कि हम सबको उपयोग करें। जैसे कि इलेक्शन के समय में सभी सरकारी अफसरों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, इसी तरह से कोरोना महामारी में हम सबको ज़रूरी है कि प्रत्येक सरकारी अफसर की ड्यूटी लगे। इस समय अगर प्रवासी मजदूरी बहुत बड़ी मुसीबत बने पड़े हैं सरकार के लिए भी और देश के लिए भी, और वह खुद भी मुसीबत में है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सरकार को, DM को यह आदेश देना चाहिए कि वह पहले ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे कि उनके इलाके में कितने प्रवासी मजदूर हैं। उसकी सूची बना के सरकार को, राज्य सरकारों को दे, राज्य सरकार है उसकी सूची बना के केंद्र सरकार को दे, ताकि जिस इलाके से पास से जो ट्रेन स्टेशन हो उस स्टेशन तक उन मजदूरों को पहुँचा दिया जा सके और वो ट्रेनों को जो अपने अपने घर चले जाएँ। लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं हो पा रहा। प्रवासी मजदूर लगातार अपनी मुसीबतें झेल रहे हैं। लोग पैदल जा रहे हैं, औरतें बच्चे गर्मी में चल रहे हैं, पैर छिल रहे हैं, चप्पलें उनकी घिस चुकी हैं, बेचारे बहुत पीड़ा में जा रहे हैं। अब हम इस पर क्या कहें, इसकी बहुत बुरी स्थिति है ये समय की। आज हम 5वां विषय, हमारा महत्वपूर्ण विषय है हेल्थ। हमें ज़रूरी है कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखें। बड़े और बुजुर्ग हमारे घर के सबसे बड़े लोग ही हमारी पूंजी हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लिए जीवन यापन करने का विषय हमें आज्ञा देते हैं, हमें अच्छी राह दिखाते हैं। अगर वही इस बीमारी में संक्रमित हो जाएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। हिंदुस्तान में 10 वर्ष से कम की उम्र और 65 साल और 60 साल से ज़्यादा के लोगों को इस समय निकलने के लिए पाबंदी है। और लॉकडाउन में आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब अपने बुजुर्गों को घर से ना निकलने दें। आप खुद उनकी जगह जाएं, उनके काम करें, उनको कोई इस तरह से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है जिसकी वजह से वो जाएँ और संक्रमित हो जाए, क्योंकि उनके इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए इनकी जान को ज़्यादा खतरा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आज का यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसलिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।